कभी कभी कुछ चेहरे हमारी यादों में नहीं, हमारी तस्वीरों में कैद रह जाते हैं। और सबसे अजीब बात यह होती है कि हम उन्हें पहचानते भी नहीं। आज की कहानी एक ऐसे ही चेहरे की है। एक ऐसा चेहरा जो सालों पुरानी हर तस्वीर में दिखाई देता था, लेकिन गांव का कोई भी इंसान उसे पहचानने को तैयार नहीं था। जब तक कि एक दिन एक पुरानी तस्वीर ने एक ऐसा रहस्य खोलना शुरू नहीं किया जिसने प्रेम, इंतजार और एक अधूरी कहानी को फिर से जिंदा कर दिया। तो अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कीजिए, मन को शांत होने दीजिए और चलिए चलते हैं उस गांव में जहां कुछ चेहरे कभी बूढ़े नहीं होते। कभी कभी कुछ चेहरे तस्वीरों में नहीं आते, बल्कि तस्वीरें ही उनके इंतजार में बनती चली जाती है। और फिर एक दिन वही चेहरा किसी पुराने बंद दरवाजे की तरह आपके भीतर ऐसी आहट छोड़ जाता है जिसे सुनकर भी यकीन नहीं होता कि वो सच है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव देवपुर में शामें हमेशा धीरे धीरे उतरती थी, जैसे कोई बूढ़ी दादी बच्चों को सुलाने से पहले कहानी का आखिरी हिस्सा फुसफुसाकर सुना रही हो। गांव के किनारे एक पुराना मकान था जिसकी लकड़ी की खिड़कियों पर समय की धूल इतनी मोटी जम चुकी थी कि लगता था बरसों से किसी ने उन्हें खोला ही नहीं। उसी घर में 28 साल का आरव रहता था। उसके पिता के गुजर जाने के बाद वो शहर की नौकरी छोड़कर वापस गांव आ गया था। लोगों को लगता था कि वो अपने पुश्तैनी घर की देखभाल करने आया है, लेकिन सच ये था कि वो अपने भीतर की उस खाली जगह से भागकर आया था जहां कभी उसकी मां की हंसी गूंजा करती थी। शाम होते ही वो अक्सर बरामदे की पुरानी कुर्सी पर बैठ जाता और सामने लगे नीम के पेड़ को देर तक देखता रहता। हवा जब उसकी शाखाओं को छूकर गुजरती तो सूखे पत्तों की सरसराहट किसी भूले हुए खत के खुलने जैसी लगती। घर के अंदर दीवार पर एक लंबी दरार थी जो हर साल थोड़ी और बढ़ जाती थी। आरव को वो दरार अजीब तरह से अपनी जिंदगी जैसी लगती थी, बाहर से खड़ी हुई, भीतर से टूटी हुई। एक दिन घर के स्टोररूम की सफाई करते हुए उसे एक पुराना लोहे का संदूक मिला। उस पर जंग की परतें चढ़ चुकी थी और ताला आधा टूटा हुआ था। उसने धीरे से उसे खोला तो अंदर कुछ पुराने कपड़े, पीले पड़ चुके कागज और कई तस्वीरें रखी हुई थी। तस्वीरों को देखते हुए उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उनमें उसके बचपन के दिन कैद थे। बरसात में मिट्टी में खेलना, मेले में पिता का हाथ पकड़े घूमना, मां के साथ आंगन में बैठकर आम काटना। लेकिन तभी उसकी नजर एक ऐसी बात पर पड़ी जिसने उसके भीतर जैसे किसी शांत तालाब में पत्थर फेंक दिया हो। हर तस्वीर के किसी न किसी कोने में एक लड़की का चेहरा दिखाई दे रहा था। कभी वो दूर किसी पेड़ के पास खड़ी थी, कभी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी, कभी धुंधली परछाई की तरह पीछे दिखाई देती। आरव ने पहली बार सोचा कि शायद ये संयोग होगा, लेकिन जब उसने एक एक तस्वीर को ध्यान से देखना शुरू किया तो उसके हाथ धीरे धीरे कांपने लगे। लड़की की उम्र हर तस्वीर में लगभग एक जैसी थी। उसका चेहरा शांत था, आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, और सबसे अजीब बात यह थी कि घर में किसी ने कभी उस लड़की का जिक्र नहीं किया था। उस रात जब गांव में अंधेरा उतर आया और दूर मंदिर की घंटी की आखिरी आवाज भी थम गई, आरव अपने कमरे में बैठा उन्हीं तस्वीरों को देखता रहा। खिड़की आधी खुली थी, बाहर से आती ठंडी हवा पुराने कागजों को हिला रही थी। तभी एक तस्वीर उसके हाथ से फिसलकर नीचे गिर गई। वह झुककर उसे उठाने लगा तो उसकी नजर तस्वीर के पीछे लिखी एक फीकी पंक्ति पर पड़ी जिसे सब भूल गए, वो अब भी यही है। लिखावट इतनी हल्की थी कि शायद किसी और की नजर कभी उस पर न जाती, लेकिन आरव उसे पढ़ चुका था। उसके भीतर अचानक एक अजीब सी बेचैनी जागी। अगले दिन वो गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी रामलाल काका के पास गया। काका अक्सर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पुराने दिनों की बातें किया करते थे। आरव ने तस्वीरें उनके सामने रख दी। रामलाल काका ने चश्मा ठीक किया और तस्वीरों को ध्यान से देखने लगे। कुछ क्षणों बाद उनके चेहरे का रंग बदल गया।
उनकी आंखों में एक ऐसी पहचान उभरी जिसे वो छिपाना चाह रहे थे। काका, आप इस लड़की को जानते हैं? आरव ने धीरे से पूछा। काका ने जवाब देने से पहले लंबी सांस ली। हवा अचानक कुछ ठंडी लगने लगी थी। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं बेटा, जिनका नाम लेना भी लोग भूलना चाहते हैं, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। लेकिन भूल जाने से कोई मिटता नहीं। ये कहकर उन्होंने तस्वीरें वापस कर दी और बात बदल दी। आरव समझ गया कि कोई बात है जो उससे छिपाई जा रही है। उस शाम वो घर लौट आया, लेकिन अब उसके मन में तस्वीरों वाली लड़की की छवि लगातार घूम रही थी। सूरज ढल रहा था। नारंगी रोशनी खिड़की से अंदर आकर दीवार की दरार पर पड़ रही थी। उसी समय उसकी नजर कमरे के कोने में रखी मां की पुरानी अलमारी पर गई। बरसों से बंद उस अलमारी को उसने कभी खोलने की कोशिश नहीं की थी। न जाने क्यों आज उसके कदम अपने आप उसकी ओर बढ़ गए। अलमारी खोलते ही कपूर और पुराने कपड़ों की मिलीजुली खुशबू बाहर आई। नीचे की दराज में उसे एक कपड़े में लिपटी छोटी सी डायरी मिली। डायरी के पन्ने समय के साथ पीले पड़ चुके थे। उसने पहला पन्ना खोला तो मां की लिखावट सामने थी। कुछ सामान्य बातें थी, घर, खेत, मौसम, त्योहार। लेकिन फिर अचानक एक पन्ने पर एक नाम लिखा मिला, नैना। वही नाम कई बार अलग अलग जगह लिखा हुआ था। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अगले पन्ने पलटे, लेकिन कई पन्ने फाड़े जा चुके थे, जैसे किसी ने जानबूझकर कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा मिटा दिया हो। डायरी के आखिरी बचे हुए पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य था, अगर कभी तस्वीरों वाली लड़की वापस आए तो उसे कहना कि मैं उसे भूलना नहीं चाहती थी। आरव देर तक उस वाक्य को देखता रहा। बाहर रात उतर चुकी थी। दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आई और फिर सब कुछ शांत हो गया। कमरे में रखी आधी जली पुरानी बाती वाली दीपक की लौ धीरे धीरे कांप रही थी। उसी कांपती रोशनी में उसे ऐसा लगा जैसे खिड़की के बाहर कोई खड़ा है। उसने धीरे से सिर उठाया। कुछ क्षणों के लिए उसे लगा कि सफेद कपड़ों में कोई आकृति नीम के पेड़ के पास खड़ी उसे देख रही है। लेकिन अगली ही सांस में हवा तेज चली और पेड़ की शाखाएं हिलने लगी। आकृति गायब थी। फिर भी उसके भीतर एक अजीब सा एहसास रह गया, जैसे कोई बहुत पुरानी याद वर्षों बाद उसके दरवाजे तक लौट आई हो और अब वो बिना सच बताए वापस जाने वाली ना हो। अगर इस कहानी की धीमी आहट आपके मन तक पहुंची हो तो आज की रात बस इसे एक पुराने सपने की तरह अपने पास रखिए। और इस सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, क्योंकि कुछ कहानियां सुनाई नहीं जाती, बस धीरे धीरे दिल में उतर जाती है। आरव उस रात देर तक सो नहीं पाया। खिड़की के बाहर फैली चांदनी अब नीम के पेड़ की शाखाओं पर ठहर गई थी और हवा में एक ऐसी खामोशी घुली हुई थी जो सुनने में शांत लगती थी, लेकिन उसके भीतर अनगिनत अनकहे सवाल छिपे थे। मां की डायरी उसके सामने खुली पड़ी थी। नैना नाम जैसे हर पन्ने से उठकर उसके मन में उतरता जा रहा था। वो बार बार सोच रहा था कि आखिर ये लड़की कौन थी और क्यों उसकी मां ने उसके बारे में कुछ ऐसा लिखा था जिसमें पछतावा भी था और अपनापन भी। रात के किसी पहर उसकी आंख लग गई, लेकिन नींद भी उस रात अजीब थी। उसने सपना देखा कि वो उसी पुराने घर के बरामदे में खड़ा है। सामने धूल से भरी हवा चल रही है और दूर एक लड़की सफेद सलवार में खड़ी है। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी आंखें जैसे किसी पुराने दर्द को संभाले हुए थी। वो कुछ कहना चाहती थी, पर उसके होठों से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। तभी उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी और अगले ही पल सपना टूट गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो खिड़की से आती हल्की धूप कमरे में बिखर रही थी। कुछ देर तक वो चुप बैठा रहा, जैसे सपना और सच के बीच का फर्क समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर अचानक उसे याद आया कि तस्वीरों के पीछे लिखी हुई पंक्तियों को उसने ठीक से नहीं देखा था। वो तुरंत संदूक के पास गया और सारी तस्वीरें निकालकर फर्श पर फैला दी। एक एक तस्वीर को पलटकर देखने लगा।
अधिकांश तस्वीरों के पीछे कुछ नहीं लिखा था, लेकिन 5वीं तस्वीर के पीछे धुंधली स्याही में एक तारीख लिखी हुई थी, 17 जुलाई 1998। उसके नीचे एक शब्द था, तालाब। आरव कुछ क्षण उस शब्द को देखता रहा। गांव का पुराना तालाब अब लगभग सूख चुका था। वर्षों पहले वहां लोग इकट्ठा होते थे, बच्चे खेलते थे और त्योहारों के समय दीप जलाए जाते थे, लेकिन अब वहां शायद ही कोई जाता था। उसके मन में एक अजीब खिंचाव पैदा हुआ। नाश्ता किए बिना ही वो तालाब की ओर चल पड़ा। रास्ते में कच्ची गलियां थी, पुराने मकान थे और बरसों से खड़े पेड़ थे जो हर गुजरते मौसम के साथ और शांत होते गए थे। तालाब के किनारे पहुंचकर उसने देखा कि पानी बहुत कम बचा था। किनारों पर सूखी घास उगी हुई थी और हवा में मिट्टी की हल्की गंध थी। वो तस्वीर हाथ में लेकर आसपास देखने लगा। तस्वीर में पीछे एक बड़ा बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा था। उसने नजर उठाई तो तालाब के दूसरे छोर पर वही बरगद अब भी खड़ा था। उम्र ने उसे और विशाल बना दिया था। आरव धीरे धीरे वहां तक पहुंचा। पेड़ के नीचे पहुंचकर उसे कुछ खास दिखाई नहीं दिया, लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़ने लगा, उसकी नजर जड़ों के बीच फंसी किसी धातु की चीज पर पड़ी। उसने झुककर मिट्टी हटाई। वहां एक छोटा सा टीन का डिब्बा दबा हुआ था। डिब्बा जंग खा चुका था, पर पूरी तरह टूटा नहीं था। उसने उसे खोला तो अंदर एक सूखा हुआ गुलाब, एक छोटी सी चांदी की पायल और एक मुड़ा हुआ कागज रखा था। कागज को बहुत सावधानी से खोलने पर उस पर लिखे शब्द धीरे धीरे सामने आए। अगर किसी दिन कोई मुझे ढूंढते हुए यहां आए तो उसे बता देना कि मैंने इंतजार करना कभी नहीं छोड़ा। नीचे कोई नाम नहीं था, लेकिन लिखावट वही थी जो मां की डायरी में दिखाई दी थी। आरव के हाथ कांप गए। ये सब अब संयोग नहीं लग रहा था। किसी ने जानबूझकर निशान छोड़े थे, जैसे कोई कहानी सालों पहले अधूरी छोड़ दी गई हो और अब धीरे धीरे उसे पूरा करने की कोशिश कर रही हो। घर लौटते समय उसका मन भारी था। रास्ते में गांव की एक बुजुर्ग महिला, शांति दादी, उसे मिल गई। उन्होंने उसके हाथ में तस्वीर देखी तो कुछ पल के लिए उनकी आंखें ठहर गई। ये तस्वीर कहाँ मिली? उन्होंने धीरे से पूछा। आरव ने पूरी बात बता दी। दादी बहुत देर तक चुप रही। फिर उन्होंने कहा, कुछ बातें ऐसी होती है बेटा, जिन्हें लोग सच से ज्यादा डरकर छिपा देते हैं। आरव ने पूछा, क्या आप नैना को जानती थी? दादी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने आसमान की ओर देखा, जहां बादलों की हल्की परतें तैर रही थी। जानती थी, उन्होंने आखिरकार कहा, लेकिन जितना जानती थी उससे ज्यादा नहीं जानना चाहती थी। ये कहकर उन्होंने एक लंबी सांस ली। वो लड़की गांव में रहती थी, बहुत शांत थी, सबकी मदद करती थी, लेकिन एक दिन अचानक गायब हो गई। उसके बाद लोगों ने उसका नाम लेना बंद कर दिया। गायब? आरव ने पूछा। हां, दादी ने कहा, और कुछ लोगों ने यही मान लिया कि वो कभी थी ही नहीं। उस जवाब ने आरव के भीतर और भी गहरा सन्नाटा भर दिया। शाम तक बादल घिराए। हल्की बारिश शुरू हो गई। वो घर पहुंचा तो बरामदे की लकड़ी बारिश की नमी से महक रही थी। उसने डिब्बे से मिली पायल को मेज पर रखा और उसे देखने लगा। पायल बहुत साधारण थी, लेकिन उसके अंदर की तरफ एक छोटा सा अक्षर खुदा हुआ था, ना। उसी समय बिजली चमकी और कमरे में एक पल के लिए तेज उजाला भर गया। उसी उजाले में उसकी नजर दीवार पर टंगी एक पुरानी पारिवारिक तस्वीर पर गई। वो तस्वीर उसने पहले भी कई बार देखी थी, लेकिन आज कुछ अलग दिखाई दिया। तस्वीर के पीछे खड़ी एक धुंधली आकृति थी। वो वही चेहरा था, वही आंखें, वही शांत उदासी, और इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा साफ दिखाई दे रही थी। आरव धीरे धीरे तस्वीर के पास गया। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। तभी उसे तस्वीर के फ्रेम के पीछे कुछ फंसा हुआ महसूस हुआ। उसने फ्रेम उतारा और पीछे की ओर देखा। वहां एक छोटा सा लिफाफा दबा हुआ था, जो शायद वर्षों से किसी की नजर से छिपा रहा था।
लिफाफे पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, आरव के लिए। उसे लगा जैसे कमरे की हवा अचानक भारी हो गई हो, क्योंकि ये लिफाफा उस समय लिखा गया था जब वो शायद पैदा भी नहीं हुआ था। फिर भी उस पर उसका नाम लिखा था, और पहली बार उसे महसूस हुआ कि ये कहानी सिर्फ नैना की नहीं है। शायद उसका अपना अतीत भी इसमें कहीं छिपा हुआ है, और वो सच जो बरसों से तस्वीरों के पीछे खड़ा था, अब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। अगर शांत सफर की परछाइयां आपके मन तक पहुंची हो, तो आज की रात इन्हें किसी पुराने दीपक की धीमी लौ की तरह अपने पास रखिए। और मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, क्योंकि कुछ रहस्य डराकर नहीं, बल्कि धीरे धीरे दिल के बंद कमरों को खोलकर अपना सच बताते हैं। लिफाफा उसके हाथों में था, लेकिन उसे खोलने की हिम्मत जुटाने में आरव को कई मिनट लग गए। बाहर बारिश अब थोड़ी तेज हो चुकी थी। छत की पुरानी टाइलों पर गिरती बूंदों की आवाज कमरे में एक धीमी लय भर रही थी, जैसे समय खुद किसी बहुत पुराने किस्से को दोहराने बैठ गया हो। उसने सावधानी से लिफाफे का किनारा खोला। अंदर एक ही कागज था, पीला पड़ चुका, किनारों से थोड़ा घिसा हुआ। कागज पर लिखावट वही थी जिसे वो मां की डायरी और तालाब के पास मिले संदेश में देख चुका था। उसके हाथ अनजाने में कांप गए। उसने पढ़ना शुरू किया। अगर ये खत तुम्हारे हाथों तक पहुंचे, तो इसका मतलब है कि कुछ बातें अब छिपी नहीं रहनी चाहिए। शायद तब तक मैं बहुत दूर जा चुकी होंगी, या शायद यही कही रहूंगी जहां लोग देखने की कोशिश नहीं करते। लेकिन जो भी हो, तुम्हें सच जानना चाहिए। इसके बाद के शब्द धुंधले हो गए थे, जैसे नमी ने उन्हें मिटा दिया हो। कुछ पंक्तियां बिल्कुल पढ़ी नहीं जा रही थी, केवल आखिरी हिस्सा साफ था। पुराने स्कूल के पीछे जो कमरा बंद है, वहां से शुरुआत करना। आरव देर तक उस पंक्ति को देखता रहा। पुराने स्कूल की इमारत अब वर्षों से बंद पड़ी थी। गांव के बाहर बनी नई इमारत में बच्चे पढ़ने लगे थे, और पुराना स्कूल धीरे धीरे समय की धूल में खो गया था। अगले दिन सुबह जब बादलों के बीच से हल्की धूप निकली, वो उसी स्कूल की ओर चल पड़ा। रास्ते में खेतों के ऊपर धुंध की पतली परत तैर रही थी। हवा में भीगी मिट्टी की गंध थी, और दूर कहीं कोयल की आवाज सुनाई दे रही थी। पुराना स्कूल वैसा ही खड़ा था जैसा उसे बचपन से याद था। फीकी दीवारें, टूटी खिड़कियां और बरामदे में पड़े सूखे पत्ते। पीछे की ओर जाने पर उसे वो कमरा दिखाई दिया जिसका जिक्र खत में था। दरवाजे पर पुराना जंग लगा ताला लटका हुआ था, लेकिन वो पहले से टूटा हुआ था। उसने धीरे से दरवाजा धक्का दिया। भीतर धूल जमी हुई थी। खिड़की के टूटे शीशों से आती रोशनी हवा में तैरते धूल के कणों को चमका रही थी। कमरे के कोने में एक लकड़ी की अलमारी रखी थी। बाकी सब कुछ लगभग खाली था। आरव उसके पास गया और अलमारी खोली। अंदर कुछ रजिस्टर, पुरानी किताबें और एक मोटा फोटो एल्बम रखा था। उसका दिल फिर से तेज धड़कने लगा। उसने एल्बम खोला। पहले कुछ पन्नों में स्कूल के कार्यक्रमों की तस्वीरें थी। बच्चे, शिक्षक, खेल प्रतियोगिताएं। लेकिन फिर एक तस्वीर सामने आई जिसने उसकी सांस रोक दी। तस्वीर में गांव का वार्षिक मेला था। बहुत से लोग दिखाई दे रहे थे, और बीच में एक युवा लड़की मुस्कुरा रही थी। पहली बार वो धुंधली परछाई नहीं थी। पहली बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। नैना, उसकी आंखों में वही गहराई थी, लेकिन इस तस्वीर में उदासी नहीं थी। जैसे वह किसी ऐसे समय की तस्वीर हो जब जीवन ने अभी उससे कुछ छीना नहीं था। आरव तस्वीर को देर तक देखता रहा। तभी एल्बम के अगले पन्ने पर उसे एक और तस्वीर मिली। इस बार उसके पैरों तले जमीन जैसे खिसक गई। तस्वीर में उसकी मां थी, और उनके साथ नैना खड़ी थी। दोनों के चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जो बहुत गहरे रिश्ते की गवाही देती थी। उसने तस्वीर को अपने करीब लाकर देखा। पीछे तारीख लिखी थी, सन 1997, उसके जन्म से पहले की। तस्वीर के पीछे एक वाक्य भी लिखा था, कुछ रिश्ते खून से नहीं, इंतजार से बनते हैं।
कमरे में अचानक उसे अजीब सी घुटन महसूस हुई। अब ये साफ था कि उसकी मां नैना को बहुत अच्छी तरह जानती थी, लेकिन फिर उन्होंने कभी उसका जिक्र क्यों नहीं किया और गांव ने उसे भुला क्यों दिया? उसने एल्बम के बाकी पन्ने पलटे। एक जगह एक फोटो गायब थी, केवल उसके फटे हुए किनारे बचे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उसे निकाल लिया हो। उसी खाली जगह के नीचे एक कागज चिपका हुआ था। उस पर केवल एक नाम लिखा था, विराज। ये नाम आरव ने पहले कभी नहीं सुना था। उसने पूरा कमरा खंगाल डाला। आखिर एक रजिस्टर के बीच दबा एक छोटा नोट मिला। उसमें लिखा था, अगर सच जानना है तो उस आदमी को ढूंढो जो स्टेशन छोड़कर कभी वापस नहीं आया। नीचे फिर वही नाम था, विराज। उस शाम घर लौटते समय उसके मन में सवालों का एक लंबा सिलसिला था, लेकिन सबसे अजीब बात अभी बाकी थी। जब वो घर पहुंचा तो बरामदे की सीढ़ियों पर कुछ पड़ा दिखाई दिया। वो एक ताजा सफेद फूल था। बारिश के बाद भी वो बिल्कुल नया लग रहा था, जैसे अभी अभी किसी ने वहां रखा हो। आरव ने चारों ओर देखा। घर के आसपास कोई नहीं था। उसने फूल उठाया। उसके नीचे एक छोटा सा कागज दबा हुआ था। उस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, तस्वीरों में जो दिखाई देता है वो हमेशा अतीत नहीं होता। उसके शरीर में एक ठंडी लहर सी दौड़ गई। उसने तुरंत आसपास नजर दौड़ाई। हवा शांत थी। नीम का पेड़ स्थिर खड़ा था, लेकिन उसी क्षण उसे लगा कि ऊपर की खिड़की में कोई खड़ा है, सफेद कपड़ों में, बिल्कुल स्थिर। वो तेजी से घर के अंदर भागा और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा। कमरा खाली था। खिड़की खुली हुई थी और पर्दा हवा में धीरे धीरे हिल रहा था। कोई नहीं था। फिर भी वहां एक हल्की सी खुशबू रह गई थी, मोगरे की। वही खुशबू जो उसे मां की अलमारी खोलते समय महसूस हुई थी। आरव खिड़की के पास खड़ा रहा। बाहर शाम उतर रही थी। खेतों के ऊपर धुंध फिर से फैलने लगी थी और पहली बार उसके मन में डर से ज्यादा एक अजीब सी उदासी भरने लगी। जैसे इस कहानी के पीछे कोई बदला नहीं, कोई चीख नहीं, बल्कि बहुत पुराना अधूरा प्रेम छिपा हो। एक ऐसा प्रेम जिसे समय मिटा नहीं पाया। उसी रात उसने तय किया कि वो विराज को खोजेगा, क्योंकि अब उसे महसूस होने लगा था कि नैना की कहानी केवल गायब होने की कहानी नहीं है। ये किसी के इंतजार की कहानी है, किसी ऐसे वादे की जो पूरा नहीं हुआ। और शायद उसी अधूरे वादे की वजह से एक चेहरा बरसों बाद भी हर तस्वीर में दिखाई देता रहा। अगर इस शांत रहस्य की परछाई आपके मन तक पहुंची हो, तो आज की रात इसे किसी पुराने खत की तरह अपने दिल के पास रखिए। और मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, क्योंकि कुछ प्रेम कहानियां खत्म नहीं होती। वे बस समय की धूल के पीछे छिपकर किसी एक सच्चे सुनने वाले का इंतजार करती रहती है। अगली सुबह जब सूरज बादलों की पतली परतों के पीछे से धीरे धीरे निकल रहा था, आरव बरामदे में बैठा उसी सफेद फूल को देख रहा था। रात भर वो सो नहीं पाया था। बार बार उसकी आंखों के सामने नैना का चेहरा, मां की मुस्कान और वो नाम घूमता रहा, विराज। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से बंद किसी पुराने घर के दरवाजे अब एक एक करके खुल रहे हों और हर दरवाजे के पीछे एक नई खामोशी उसका इंतजार कर रही हो। उसने तय कर लिया कि अब वो आधे सचों के सहारे नहीं रहेगा। गांव के पुराने लोगों से पूछते पाछते उसे पता चला कि विराज कभी रेलवे स्टेशन के पास रहने वाले एक परिवार का बेटा था। लगभग 30 साल पहले वो अचानक गांव छोड़कर चला गया था और फिर कभी वापस नहीं लौटा। कुछ लोग कहते थे कि वो शहर में बस गया, कुछ कहते थे कि वो किसी हादसे में खो गया, लेकिन किसी के पास कोई पक्का जवाब नहीं था। दोपहर होते होते आरव पुराने रेलवे स्टेशन पहुंच गया। स्टेशन अब लगभग सुनसान रहता था। नई लाइन बनने के बाद वहां केवल कभी कभार मालगाड़ी गुजरती थी। प्लेटफॉर्म की दीवारों पर समय की परतें चढ़ चुकी थी। टूटी हुई बेंचों पर धूल जमी थी और हवा में लोहे की पुरानी गंध घुली हुई थी। स्टेशन मास्टर का कमरा
अब गोदाम की तरह इस्तेमाल होता था। वही एक बहुत बूढ़ा आदमी मिला जो वर्षों पहले स्टेशन पर काम किया करता था। जब आरव ने विराज का नाम लिया तो बूढ़े की आंखें कुछ क्षणों के लिए ठहर गई। तुम ये नाम कहां से लाए? उसने धीमे स्वर में पूछा। आरव ने पूरी कहानी नहीं बताई, केवल इतना कहा कि वो पुराने गांव के लोगों के बारे में जानना चाहता है। बूढ़ा आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, विराज और नैना। ये कहते ही वो रुक गया, जैसे कोई पुराना घाव अचानक फिर से खुल गया हो। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ये सुनकर आरव का दिल एक पल के लिए थम सा गया। बूढ़ा आगे बोला, लेकिन उस समय गांव इतना आसान नहीं था। कुछ रिश्तों को लोग स्वीकार नहीं करते थे। बहुत बातें हुई, बहुत विरोध हुआ। फिर एक दिन विराज गांव छोड़कर चला गया। उसने वादा किया था कि वो लौटेगा। और नैना? आरव ने पूछा। बूढ़े ने दूर पटरियों की ओर देखा। वो इंतजार करती रही। बस इतना कहकर वो चुप हो गया। घर लौटते समय आरव के मन में एक भारी उदासी भर गई थी। शाम ढल रही थी। आसमान में हल्की सुनहरी रोशनी बची हुई थी। उसी समय उसे याद आया कि मां की डायरी के कुछ पन्ने फाड़े गए थे। शायद उनमें वही कहानी छिपी हो। घर पहुंचकर उसने एक बार फिर अलमारी, संदूक और पुराने बक्सों की तलाशी शुरू की। घंटों बाद उसे अलमारी के पीछे लकड़ी की एक ढीली पट्टी दिखाई दी। उसने उसे हटाया तो अंदर एक छोटा सा कपड़े का बंडल रखा था। बंडल खोलते ही उसके हाथ ठिठक गए। अंदर दर्जनों पुराने खत थे। कुछ नैना के नाम, कुछ विराज के नाम और कुछ उसकी मां के। पहला खत खोला तो उसमें नैना की लिखावट थी। मैंने लोगों की बातों से डरना छोड़ दिया है, लेकिन तुम्हारे इंतजार से नहीं। अगर तुम लौटे तो मैं यहीं मिलूंगी, उसी बरगद के नीचे जहां हमने पहली बार भविष्य के बारे में बात की थी। आरव का गला भर आया। उसने दूसरा खत खोला। वो विराज का था, मैं लौटूंगा, चाहे कितना भी समय लगे। तुम मेरा विश्वास बनाए रखना। लेकिन कई खत कभी भेजे ही नहीं गए थे। कुछ आधे लिखे हुए थे, कुछ आंसुओं के धब्बों से धुंधले हो चुके थे। फिर उसे एक ऐसा खत मिला जो उसकी मां ने लिखा था। उसमें लिखा था, नैना, मुझे नहीं पता सच कब सामने आएगा, लेकिन अगर किसी दिन ये सब खत्म हो जाए तो मैं चाहती हूं कि लोग तुम्हें भूले नहीं। आरव देर तक उस पंक्ति को देखता रहा। अब उसे समझ आने लगा था कि उसकी मां इस रहस्य का हिस्सा थी। लेकिन क्यों? तभी बंडल के सबसे नीचे एक छोटी तस्वीर मिली। तस्वीर में नैना, विराज और उसकी मां एक साथ खड़े थे। तीनों मुस्कुरा रहे थे। तस्वीर के पीछे केवल एक तारीख थी और एक वाक्य, उस दिन से पहले जब सब बदल गया। उसी क्षण बाहर तेज हवा चलने लगी। खिड़की अपने आप खुल गई और कुछ कागज कमरे में उड़ने लगे। आरव उन्हें पकड़ने दौड़ा। तभी एक मुड़ा हुआ पन्ना उसके पैरों के पास आकर रुका। वो डायरी का वही फटा हुआ हिस्सा था जिसकी उसे तलाश थी। कांपते हाथों से उसने उसे खोला। उस पर लिखा था, नैना गायब नहीं हुई थी। उसके बाद की पंक्तियां पढ़ते ही उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो उस रात स्टेशन गई थी। उसे यकीन था कि विराज लौटेगा, लेकिन वो ट्रेन कभी नहीं आई। अगले दिन लोग उसे खोजते रहे। किसी को कुछ नहीं मिला, केवल उसका दुपट्टा तालाब के पास मिला था। गांव ने मान लिया कि वो चली गई, लेकिन मैं जानती हूं कि वो आखिरी रात तक इंतजार करती रही थी। आरव की आंखें उस पन्ने पर जमी रह गई। इतने वर्षों से गांव एक अधूरी कहानी को सच मानकर जी रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। अगर नैना उस रात गायब हुई थी, तो उसकी तस्वीरें उसके बाद की तस्वीरों में कैसे दिखाई देती रहीं? और वो सफेद फूल कौन रख रहा था? उसी रात जब पूरा गांव सो चुका था, आरव बरामदे में बैठा उन सवालों के बारे में सोच रहा था। तभी उसे हल्की सी आहट सुनाई दी। उसने सिर उठाया। नीम के पेड़ के नीचे कोई खड़ा था। इस बार आकृति धुंधली नहीं थी। सफेद कपड़े हवा में हल्के हल्के हिल रहे थे। चेहरे पर वही शांत उदासी थी।
वही आंखें, वही चेहरा जिसे वो हर तस्वीर में देखता आया था। आरव के भीतर डर नहीं उठा, केवल एक गहरी करुणा जागी। उसने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया। आकृति भी जैसे कुछ कहना चाहती थी। फिर उसने अपना हाथ उठाया और दूर पुराने बरगद की दिशा में इशारा किया। अगले ही पल हवा का झोंका आया, पेड़ की शाखाएं हिली और वो वहां नहीं थी। लेकिन इस बार उसके जाने के बाद जमीन पर कुछ छूटा था। एक पुरानी चांदी की अंगूठी। अंगूठी के भीतर 2 अक्षर खुदे हुए थे, न और वा। आरव ने उसे उठाया और पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो सच के बहुत करीब पहुंच चुका है, क्योंकि अब ये केवल अतीत की खोज नहीं रही थी। कोई था जो उसे रास्ता दिखा रहा था, कोई जो अब भी इंतजार कर रहा था कि उसकी कहानी पूरी हो। और उस रात बरसों पुरानी प्रेम कहानी की परछाइयां पहले से कहीं अधिक स्पष्ट होकर उसके सामने खड़ी थी। अगर इस धीमे रहस्य की उदासी आपके मन तक पहुंची हो, तो आज की रात इसे किसी पुराने गीत की आखिरी पंक्ति की तरह अपने पास रखिए। और मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, क्योंकि कुछ इंतजार इतने गहरे होते हैं कि समय भी उन्हें खत्म नहीं कर पाता, केवल और शांत बना देता है। उस रात के बाद आरव के भीतर कुछ बदल गया था। अब वो उस चेहरे से डरता नहीं था जो हर तस्वीर में दिखाई देता था, बल्कि उसे ऐसा महसूस होने लगा था जैसे वर्षों से भटकती कोई खामोश कहानी आखिरकार किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच गई हो जो उसे सुनना चाहता था। सुबह जब वो उठा तो बरामदे की मेज पर रखी चांदी की अंगूठी पर सूरज की हल्की किरण पड़ रही थी। अंगूठी के भीतर खुदे हुए अक्षर न और व अब केवल 2 अक्षर नहीं रह गए थे। वे 2 अधूरी जिंदगियां थी, 2 ऐसे लोग जिनके बीच समय आकर खड़ा हो गया था। पूरे दिन उसके मन में वही प्रश्न घूमता रहा, नैना आखिर गई कहाँ थी? और अगर वो सचमुच उस रात गायब हो गई थी, तो फिर उसकी मौजूदगी वर्षों तक तस्वीरों में कैसे बनी रही? शाम ढलने लगी तो उसे अचानक बरगद के पेड़ का ख्याल आया, वही पेड़ जिसकी ओर उस रहस्यमयी आकृति ने इशारा किया था। वो बिना देर किए तालाब के पास पहुंच गया। हवा में बारिश के बाद की नमी थी। पुराने बरगद की जड़ें धरती को ऐसे पकड़कर बैठी थी जैसे किसी बूढ़े इंसान की उंगलियां बीती हुई यादों को थामे रहती है। इस बार उसने पेड़ को ध्यान से देखना शुरू किया। कुछ देर बाद उसकी नजर तने पर बने एक पुराने निशान पर पड़ी। वहां लकड़ी का रंग बाकी हिस्सों से अलग था। उसने हाथ फेर कर देखा। मिट्टी और काई हटाते ही एक छोटी सी धातु की प्लेट दिखाई दी, जिसे वर्षों पहले किसी ने पेड़ में छिपा दिया था। प्लेट के पीछे एक संकरा सा खोखला हिस्सा था। अंदर एक कपड़े में लिपटी डायरी रखी थी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि उसे अपनी सांसें तक सुनाई देने लगी। उसने सावधानी से डायरी निकाली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, अगर ये डायरी किसी दिन मिल जाए तो शायद मेरा इंतजार खत्म हो जाए। नीचे नाम लिखा था, नैना। आरव कुछ क्षणों तक केवल उस नाम को देखता रहा। फिर उसने पढ़ना शुरू किया। डायरी के पन्नों में नैना का पूरा संसार दर्ज था। उसने अपने बचपन की बातें लिखी थी, गांव की गलियां, तालाब, बरगद, अपनी दोस्त, आरव की मां और फिर विराज का जिक्र। हर पन्ने के साथ एक ऐसी प्रेम कहानी खुलती चली गई जो बहुत साधारण थी, लेकिन शायद इसी वजह से बहुत गहरी भी थी। दोनों एक दूसरे से विवाह करना चाहते थे, लेकिन परिवारों और समाज की दीवारें उनके रास्ते में खड़ी थी। फिर एक दिन विराज ने गांव छोड़ दिया, ये वादा करके कि वो लौटेगा। नैना ने इंतजार शुरू किया। डायरी के शुरुआती पन्नों में उम्मीद थी। फिर धीरे धीरे शब्दों में अकेलापन उतरने लगा। कुछ पन्नों पर आंसुओं के धब्बे थे। और फिर वो आखिरी हिस्सा आया जिसने आरव की आंखें नम कर दी। आज स्टेशन जाने वाली हूं। विराज ने खत भेजा है। उसने लिखा है कि वो लौट रहा है। मुझे यकीन है कि कल सुबह सब बदल जाएगा। इसके बाद कुछ पन्ने खाली थे। फिर आखिरी पन्ने पर केवल कुछ अधूरे शब्द थे,
ट्रेन नहीं आई, लेकिन मैं अभी भी, और वाक्य वही खत्म हो गया था। आरव देर तक उस अधूरे वाक्य को देखता रहा। हवा पेड़ की शाखाओं में धीरे धीरे बह रही थी। सूरज लगभग डूब चुका था। तभी डायरी के पिछले कवर में छिपा एक और कागज उसे मिला। वो किसी सरकारी दस्तावेज की कॉपी थी। उसने पढ़ना शुरू किया और उसकी आंखें फैल गई। दस्तावेज में एक पुराने रेल हादसे का जिक्र था। वही तारीख, वही रात, वही ट्रेन जिससे विराज लौटने वाला था। ट्रेन रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। कई यात्रियों की पहचान कभी नहीं हो सकी थी। आरव का दिल बैठ गया। इसका मतलब था कि विराज कभी लौट ही नहीं पाया, और नैना पूरी रात स्टेशन पर उसका इंतजार करती रही। उसे कभी ये सच पता ही नहीं चला। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार उसे समझ आया कि ये कहानी किसी भूत की नहीं थी। ये एक ऐसे इंतजार की कहानी थी जो कभी खत्म नहीं हुआ। तभी उसे डायरी के बीच से एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में विराज मुस्कुरा रहा था, और पहली बार आरव को लगा कि उसने ये चेहरा कहीं देखा है। वो देर तक तस्वीर को घूरता रहा। फिर अचानक उसकी नजर घर में लगी। अपने दादा की एक पुरानी तस्वीर की याद पर गई। वही आंखें, वही मुस्कान, वही चेहरा। उसके भीतर जैसे बिजली कौंध गई। वो भागता हुआ घर पहुंचा और पुराने एल्बम निकालने लगा। कुछ देर बाद सच उसके सामने था। विराज उसका अपना दादा था। परिवार ने वर्षों पहले ये हिस्सा छिपा दिया था। बाद में उसके दादा को मृत मान लिया गया, और परिवार ने कभी इस कहानी का जिक्र नहीं किया। लेकिन उसकी मां सच जानती थी। शायद इसलिए वो नैना को भूल नहीं पाई। आरव देर तक फर्श पर बैठा रहा। उसे लग रहा था जैसे वर्षों से बिखरे हुए टुकड़े आखिरकार एक तस्वीर बन गए हों। लेकिन अभी एक आखिरी सवाल बाकी था। अगर विराज उस हादसे में खो गया था, तो नैना का क्या हुआ? उसी रात वो डायरी लेकर फिर बरगद के पास गया। आसमान साफ था। तारों की हल्की रोशनी धरती पर उतर रही थी। वो पेड़ के नीचे बैठ गया और धीरे से बोला, मैं सच जान गया हूं। कुछ क्षण कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक हवा चली। बरगद की सूखी पत्तियां सरसराई। उसी क्षण उसे लगा जैसे कोई उसके ठीक सामने खड़ा है। उसने सिर उठाया। नैना थी। इस बार उसकी आंखों में उदासी कम थी, जैसे वर्षों बाद किसी ने उसका बोझ बांट लिया हो। उसने कुछ नहीं कहा, केवल मुस्कुराई। फिर धीरे धीरे अपना हाथ तालाब की दिशा में बढ़ाया। आरव ने उसी दिशा में देखा। चांदनी में तालाब का किनारा चमक रहा था। वहां मिट्टी का एक छोटा सा हिस्सा बाकी जमीन से अलग दिखाई दे रहा था। अगले ही पल जब उसने फिर सामने देखा, वो आकृति गायब हो चुकी थी। लेकिन इस बार उसके जाने के बाद हवा में डर नहीं था, केवल एक अजीब सी शांति थी। जैसे कोई बहुत पुराना दर्द अब अपने अंतिम सच तक पहुंचने वाला हो। और पहली बार आरव को महसूस हुआ कि कहानी का अंत करीब है, क्योंकि नैना अब कुछ खोज नहीं रही थी। वो केवल चाहती थी कि कोई उसे याद रखे। अगर इस धीमे सफर की उदासी और प्रेम आपके मन तक पहुंचा हो, तो आज की रात इसे किसी पुराने दीपक की आखिरी गर्माहट की तरह अपने पास रखिए। और मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, क्योंकि कुछ लोग दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन उनका इंतजार समय की सबसे लंबी सांस बनकर हमेशा जीवित रहता है। उस रात के बाद आरव ने शायद पहली बार महसूस किया कि कुछ रहस्य डर पैदा करने के लिए नहीं होते, बल्कि किसी भूले हुए दर्द को उसके सही नाम तक पहुंचाने के लिए होते हैं। बरगद के नीचे बैठा वो देर तक चांदनी में चमकते तालाब को देखता रहा। हवा अब पहले जैसी भारी नहीं लग रही थी। उसमें एक अजीब सी कोमलता थी, जैसे कोई लंबे समय से रोता हुआ मन आखिरकार थककर शांत हो गया हो। लेकिन नैना ने जिस दिशा की ओर इशारा किया था, उसका अर्थ अभी पूरी तरह सामने नहीं आया था। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही वो तालाब के किनारे पहुंच गया। धुंध की पतली चादर पानी के ऊपर तैर रही थी।
पक्षियों की आवाजें अभी पूरी तरह जागी नहीं थी। दुनिया और सपनों के बीच का वो शांत समय था जब पुराने सच अक्सर सबसे साफ दिखाई देते हैं। वो उसी जगह पहुंचा जो पिछली रात चांदनी में अलग दिखाई दी थी। मिट्टी वहां थोड़ी ऊंची थी, जैसे वर्षों पहले किसी ने कुछ दबाकर उसे छिपा दिया हो। आरव घुटनों के बल बैठ गया और धीरे धीरे मिट्टी हटाने लगा। कुछ ही देर में उसकी उंगलियां लकड़ी से टकराईं। वहां एक छोटा सा संदूक दबा हुआ था। समय ने उसे कमजोर कर दिया था, लेकिन वो अब भी सलामत था। कांपते हाथों से उसने उसे बाहर निकाला और खोला। अंदर कोई खजाना नहीं था, केवल कुछ खत, एक पुराना रुमाल, सूखे हुए चमेली के फूल और एक तस्वीर थी। तस्वीर में नैना और विराज बरगद के नीचे बैठे मुस्कुरा रहे थे। ये शायद उनकी आखिरी तस्वीर थी। तस्वीर के नीचे एक मुड़ा हुआ पत्र रखा था। उस पत्र को खोलते समय आरव का दिल पहले से कहीं ज्यादा तेज धड़क रहा था। लिखावट नैना की थी। अगर ये खत किसी दिन किसी के हाथ लगे तो शायद मैं वहां नहीं रहूंगी जहां लोग मुझे ढूंढते रहे। मैंने बहुत इंतजार किया, इतना कि इंतजार ही मेरी पहचान बन गया। उस रात मैं स्टेशन गई थी। मुझे यकीन था कि विराज लौटेगा, लेकिन सुबह हो गई और वो नहीं आया। लोगों ने मुझे समझाया, मुझे रोकना चाहा, पर मेरा मन वही अटका रहा जहां उसका वादा रह गया था। अगर वो नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने मुझे भुला दिया। शायद जीवन ने उससे पहले ही उसका रास्ता छीन लिया होगा। इसलिए मैं उसे दोष नहीं देती। मैं केवल इतना चाहती हूं कि कोई एक दिन ये जान ले कि मैंने उससे नाराज होकर नहीं, बल्कि उसे माफ करके इंतजार छोड़ा था। आरव की आंखें भर आई। वो आगे पढ़ता गया। और अगर ये खत मेरी प्रिय सखी के परिवार तक पहुंचे तो उनसे कहना कि मैंने उन्हें कभी दोषी नहीं माना। कुछ कहानियां अधूरी नहीं होती, बस उनका अंत हमारी उम्मीद से अलग होता है। नीचे आखिरी पंक्ति थी, अब मैं थक गई हूं। शायद कल मैं इस गांव से चली जाऊं। जहां जाऊंगी वहां ये इंतजार साथ नहीं ले जाऊंगी। खत यही समाप्त हो जाता था। आरव लंबे समय तक वही बैठा रहा। उसके हाथों में वो कागज था और सामने वर्षों का सन्नाटा। अब उसे समझ आने लगा था कि गांव ने क्या खोया था। नैना कोई रहस्य नहीं थी, वो एक इंसान थी। एक लड़की जिसने प्रेम किया, इंतजार किया, टूट गई और फिर भी अपने भीतर क्षमा बचाए रखी। उसी क्षण उसे एक और बात समझ आई। शायद नैना कभी किसी अलौकिक रूप में तस्वीरों में दिखाई नहीं दी थी। शायद लोगों के अपराध बोध, अधूरी यादों और दबे हुए सच ने उसे हर तस्वीर में जीवित रखा था। जब कोई कहानी भुलाई नहीं जाती तो उसका चेहरा समय के हर फ्रेम में दिखाई देता रहता है। उसी शाम आरव ने एक निर्णय लिया। उसने गांव के लोगों को बरगद के पास बुलाया। रामलाल काका आए, शांति दादी आई, और वे सभी लोग आए जिन्होंने कभी नैना का नाम लेना छोड़ दिया था। बरगद की छांव में बैठकर आरव ने डायरी के पन्ने पढ़े, खत पढ़े और पूरी कहानी सुनाई। कई बूढ़ी आंखें नम हो गई। कुछ लोग सिर झुकाकर बैठे रहे। वर्षों से दबा हुआ पछतावा धीरे धीरे हवा में घुलने लगा। पहली बार किसी ने खुलकर नैना का नाम लिया। पहली बार किसी ने स्वीकार किया कि उसे भुलाना गलती थी। अगले दिन गांव वालों ने तालाब के किनारे एक छोटा सा पत्थर लगाया। उस पर केवल कुछ शब्द लिखे गए। नैना, जिसने प्रेम किया, इंतजार किया और अंत में क्षमा को चुना। कोई बड़ी मूर्ति नहीं, कोई शोर नहीं, केवल एक शांत स्मृति, ठीक वैसी ही जैसी नैना खुद थी। उस रात आरव फिर बरगद के पास गया। आसमान साफ था, तारे दूर दूर तक फैले हुए थे। वो पेड़ के नीचे बैठकर लंबे समय तक चुप रहा। फिर धीरे से बोला, अब लोग तुम्हें भूलेंगे नहीं। हवा का एक नरम झोंका उसके चेहरे को छू कर गुजरा। बरगद की पत्तियां धीमे से हिली और तभी उसने दूर तालाब के किनारे एक आकृति देखी। सफेद कपड़े, शांत चेहरा, वही आंखें,
लेकिन इस बार उनमें उदासी नहीं थी, वहां केवल सुकून था। नैना ने उसकी ओर देखा, जैसे किसी पुराने दोस्त को धन्यवाद कह रही हो। फिर उसने धीरे से मुस्कुराकर सिर झुकाया। अगले ही पल चांदनी हवा में घुल गई और वो आकृति भी उसी रोशनी में विलीन हो गई। आरव बहुत देर तक वहीं बैठा रहा, लेकिन इस बार उसके भीतर कोई सवाल नहीं था, कोई डर नहीं था, केवल शांति थी। जैसे किसी बहुत पुराने घाव पर आखिरकार मरहम रख दिया गया हो, जैसे किसी बंद कमरे की खिड़की खुल गई हो और वर्षों से रुकी हुई हवा फिर से चलने लगी हो, जैसे कि किसी पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया गया हो। कुछ महीनों बाद जब आरव ने पुराने संदूक की तस्वीरों को फिर से देखा, तो उसे एक बात महसूस हुई। नैना अब भी तस्वीरों में थी, लेकिन अब उसका चेहरा रहस्य नहीं लगता था। वो एक याद की तरह दिखाई देता था, एक ऐसी याद जो ये बताती थी कि प्रेम का सबसे सुंदर रूप साथ रहना नहीं, बल्कि दिल में सम्मान के साथ किसी को जगह देना होता है। और उस दिन आरव ने तस्वीरों को वापस संदूक में नहीं रखा। उसने उन्हें घर की दीवार पर सजा दिया, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि कुछ चेहरे इसलिए नहीं लौटते क्योंकि वे भटक रहे होते हैं, बल्कि इसलिए लौटते हैं क्योंकि उनकी कहानी अब भी सुनी जाना चाहती है। अगर इस धीमी, शांत और भावनाओं से भरी यात्रा ने आपके मन को जरा सा भी छुआ हो, तो बस इस कहानी को किसी अपने सपने की तरह अपने पास रखिए। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अब रात को धीरे धीरे अपनी पलकों पर उतरने दीजिए, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस सुकून बनकर हमारे भीतर हमेशा के लिए ठहर जाती है। और शायद इसी वजह से कुछ लोग हमारी जिंदगी से चले जाने के बाद भी कहीं नहीं जाते। वे बस याद बनकर किसी पुरानी तस्वीर, किसी अधूरे खत या किसी शांत रात की हवा में ठहर जाते हैं। नैना की कहानी यही पूरी होती है, लेकिन उसका इंतजार, उसकी मोहब्बत और उसकी माफी शायद हमेशा जीवित रहेगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को जरा सा भी छुआ हो, तो बस इसे अपने पास रखिए, क्योंकि कुछ एहसास शब्दों से नहीं, खामोशी से समझे जाते हैं। मेरे साथ इस सफर के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अब रात को धीरे धीरे अपनी पलकों पर उतरने दीजिए और एक सुकून भरी नींद में खो जाइए। शुभ रात्रि।